यूएस प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने कहा है कि एक देश को गुलाम बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ताकत से और दूसरा डेप्थ से। चाइना वर्ल्ड में सुपर पावर क्यों है? चाइना का पॉपुलेशन भी इंडिया की तरह ही ज्यादा है, फिर भी वहाँ पॉवर्टी कम हो रही है। बॉयकॉट चाइना कहते वक्त ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज चाइना सीक्रेट टू सक्सेस। ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने पहले से ही ये डिसाइड कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत कभी बन ही नहीं सकता, बल्कि ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है जो चाइना के सक्सेस के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं और इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है उन पर सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं। ये वीडियो उन मैच्योर ऑडियंस के लिए है जो इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं। हाँ, हम भी ये मानते हैं कि हमारे भारत की एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, सभ्यता ये सब बहुत रिच है और वर्ल्ड फेमस है। बट गाइस, क्या एक देश को आगे बढ़ाने में सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है? अगर आज का भारत हम देखते हैं तो समझ में आएगा कि भारत चाइना से कितना पीछे है। चाइना आज नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है और वही इंडिया महंगाई, पॉलिटिकल इश्यूज, बेरोजगारी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और भ्रष्टाचार जैसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि चाइना सुपर पावर बनने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहा है और कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इंडिया चाइना से क्या सीख सकता है ये भी देखेंगे। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर भी क्लिक करो। तो चलो गाइज, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। गाइस, चाइना और भारत की स्टोरी एकदम सेम टू सेम नहीं, बट कुछ हद तक सिमिलर है। दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस है। एक जमाना था जब बीजिंग दुनिया की रिचेस्ट सिटी थी और हम्पी सेकंड रिचेस्ट। लेकिन कोलोनाइजेशन के बाद चाइना और भारत दोनों गरीब देश बन गए। 1947 में भारत को आजादी मिली और 1949 में चाइना में कम्युनिज्म ने कब्जा कर लिया। 1 अक्टूबर को चाइना नेशनल डे मनाता है क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को पीआरसी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुआ। अब अगर हम जीडीपी की बात करें तो 1950s में इंडिया और चाइना का जीडीपी कुछ एक जैसा ही था। इनफैक्ट भारत चाइना से कुछ आगे ही था, लेकिन ये डिफरेंस तब बढ़ने लगा जब चाइना ने बड़ा गेम पहचाना। चाइना अब अच्छी तरह से जान गया था कि 21वीं सदी की वॉर बंदूकों की वॉर नहीं बल्कि इकोनॉमी की वॉर है, और ये वॉर एक भी बुलेट फायर किए बिना ही जीती जा सकती है। गाइस, चाइना अब दिमाग से खेलने लगा था। चाइना की टेक्निक की अगर बात करें तो टेक्निक सिंपल है। दुनिया को कुछ ऐसा दो जो बाकी कोई भी ना दे पाए। दुनिया को खुद पर डिपेंडेंट बनाओ और इररिप्लेसेबल बन जाओ। और इसी टेक्निक के साथ चाइना बन गई दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। चाइनीज लोग एक ही थ्योरी पर विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। चाइना मानता है कि 100 सालों के लिए जापान और वेस्टर्न देशों ने चाइनीज कल्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ के लोगों को गरीब ही रखा और आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब आप ही देखिए चाइना और भारत की कहानी कितनी सिमिलर है। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चाइना के नेवर अगेंस्ट की स्ट्रेटेजी को इंस्पायर करते हैं। देखो गाइस, फंडा बहुत सिंपल है। चाइना ये मानता है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के ही लोग होते हैं, हैमर और नेल। हैमर यानी कि वो लोग जो दुनिया को डोमिनेट करते हैं, और नेल वो लोग जो डोमिनेट होते हैं। चाइना ये सोचता है कि अगर वो दूसरों को डोमिनेट नहीं करेगा तो एक दिन वो खुद ही डोमिनेट हो जाएगा। गाइस, काफी टाइम से इंडिया में भी एक बात चल रही है, वो है बॉयकॉट चाइना। यानी कि चाइना में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पर इंडिया में बैन लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने न जाने कितने चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है, और हम भी इस बॉयकॉट चाइना का कितने दिनों से सपोर्ट भी करते आ रहे हैं। लेकिन गाइस, क्या एक्चुअल में हमने चाइना को बॉयकॉट कर दिया है? क्योंकि अभी जो मैक्सिमम लोगों के हाथ में डिब्बा है वो मेड इन चाइना ही तो है। गाइस, मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ। क्योंकि चाहे हम कितना भी बॉयकॉट चाइना का समर्थन करें, लेकिन हमारे मिडिल क्लास लोगों को चाइना के अलावा कोई चारा ही नहीं है।
क्योंकि मेड इन चाइना के ओप्पो, वीवो जैसे मोबाइल्स इंडिया के लोगों के लिए अफोर्डेबल है। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि मेड इन चाइना 2025 क्या है। दोस्तों, दुनिया की सारी कंपनीज की फैक्ट्री चाइना में है। टेस्ला से लेकर एप्पल तक सारे बड़े ब्रांड्स चाइना प्रोड्यूस करता है और दुनिया भर में सप्लाई करता है। गाइस, चाइना की फैक्ट्रीज में 996 वर्क कल्चर है। इसका मतलब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वर्क करना है और 6 यानी कि ये सर्कल हफ्ते के 6 दिन तक चलता रहेगा। इसमें आपकी कोई दिवाली या ईद की छुट्टी नहीं होती और इसी वर्क कल्चर की वजह से चाइना की ग्रोथ हुई है। ये रियल फैक्ट है। चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के इस मिशन को मेड इन चाइना 2025 कहते हैं। लेकिन इस मिशन का बड़ा फैक्टर यह है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पहुंचाए कैसे। इस एक सवाल की वजह से चाइना में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में कम रेट में चाइना लोन देता है, एक ऐसा लोन जो चाइना को पता है कि ये सारे देश पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं और चाइना उन प्रोजेक्ट्स पर और उन देशों पर भी कब्जा कर लेता है और इनके दम पर ही चाइना 21वीं सदी की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया और चाइना जब आजाद हुए थे तब नेक्स्ट 30 इयर्स तक इन दोनों की इकोनॉमिकल कंडीशन सिमिलर ही थी। तो 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ? चाइना फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी मोर सो ऑनेस्ट पीपल। बाकी कंट्रीज को कहा गया कि आप चाइना में इन्वेस्ट करो, हम हमारे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। अनस्किल्ड लेबर इजीली रिप्लेस हो सकता है क्योंकि वहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप कोई स्पेशल नहीं है। अगर आप 200 रुपए में काम करने के लिए रेडी नहीं है तो आपके अलावा हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, वो 200 क्या 150 में भी काम कर सकते हैं। ये है इंडिया की सिचुएशन। लेकिन चाइना में सिर्फ और सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और स्किल्स के आधार पर ही वो लोगों को काम देते हैं। चाइना वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस करता है। वोकेशनल मीन्स प्रैक्टिकल और टेक्निकल। ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में ही नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट इंडस्ट्रीज में भी दी जाती है। गाइस, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? 10 साल के स्कूल और 5 साल के कॉलेज के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी, लेकिन इसकी गारंटी जरूर है कि टाइम वेस्ट होगा। इसलिए गरीब ये सोचता है कि बच्चे को स्कूल ही क्यों भेजे। लेकिन चाइना में स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलपमेंट के साथ ही इंटर्नशिप भी मिलती है, जिससे स्टूडेंट बहुत कम टाइम में ही पैसा कमा सकते हैं। गाइस, अब हम ये देखते हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट। ओके, जस्ट इमेजिन वन थिंग। आपके कंस्ट्रक्शन साइट के पास में ही एक सुपरमार्केट है जहाँ पे आपको सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस भी है और आपको ट्रैवल भी ना करना पड़ता हो और साथ ही साथ पैसा और टाइम दोनों बचता हो। That's what China did. It created special economic zones or clusters where each company could get everything they need it in one area. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी और लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। अगर देखा जाए तो वैसे इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में क्या नहीं है वो है माइग्रेशन कंट्रोल। लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी है कि इंडिया में डेवलपमेंट सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही होती है, विलेजेस में खेती के अलावा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ सिर्फ शहरों में ही है। अब हम ये जानते हैं कि चाइना माइग्रेशन कंट्रोल कैसे करता है, एक डोमेस्टिक पासपोर्ट के साथ। इन शॉर्ट, अगर आप और आपकी फैमिली जिस एरिया से है उस एरिया को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ फ्री बेनिफिट्स खो देते हैं। अगर किसी को अपने गांव में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने इंसेंटिव मिला तो अपना घर छोड़कर कहीं क्यों जाए। गाइस, पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी चाइनीज कंपनी बिल्ड कर रही है। सो बेसिकली चाइना एक दूसरे कंट्री को लोन देती है, उसी लोन के पैसे से वो कंट्री चाइनीज कंपनी को ही हायर करती है और ऊपर से चाइना को इंटरेस्ट भी पे करती है। हो गए ना कंफ्यूज? बेसिकली गवर्नमेंट इंश्योर करता है चाइनीज इंडस्ट्रीज भी बड़े हो, इसलिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 129 कंपनीज चाइना की है, whereas there are only 7 companies from India. For example, the fastest train from Mumbai to Delhi takes a little less than 17 hours, whereas the fastest train from Beijing to Shanghai takes less than 5 hours. The distance is approximately the same, but the technology is miles ahead. अब ये सब जानने के बाद हम इंडिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं?
हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, ये हम सब जानते हैं। तो डिग्रीज के पीछे भागना बंद कीजिए और नॉलेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अपने दिमाग से ये चीज़ें हटा दीजिए कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए के अलावा कुछ ऑप्शंस है ही नहीं। नो, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हर स्टेट्स में लोकली जॉब होने की ज़रूरत है। चाइना सुपर पावर बन रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की यूथ। चाइना में यूथ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पर फोकस करता है। चाइना की एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसे हम आसान भाषा में समझाने जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक तो खुद मेहनत करो और दूसरों को पीछे खींचो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टिकटॉक जैसा ऐप। चाइना ने ही टिकटॉक जैसे ऐप को बनाया, लेकिन चाइना में टिकटॉक की डाउनलोडिंग बहुत ही कम थी। इसके मुताबिक इंडिया वो नंबर 1 कंट्री बनी जिसमें टिकटॉक की डाउनलोडिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थी। अब इसका मतलब तो साफ है गाइस, इंडिया की यूथ सेल्फ डेवलपमेंट करने की बजाय टिकटॉक पर ठुमके लगा रही थी और वही चाइना की यूथ तेजी से डेवलपमेंट में आगे बढ़ रही थी। गाइज, इंडिया का बैड लक यह है कि हमारी यूथ आज भी स्किल्स डेवलप करने के बजाय, नया कुछ सीखने के बजाय कच्चा बादाम पे नाचने में लगी है। और इतना ही नहीं, 10-12 साल के बच्चे जो खुद का कच्चा तक साफ नहीं कर सकते, वो बचपन के प्यार में घुसे पड़े हैं। ऐसे नमूने हमारे देश में भरे पड़े हैं, तो इनके साथ हमारा देश सुपर पावर कैसे बनेगा? क्योंकि आधी जनरेशन सोशल मीडिया पर नाचने में बिजी है और आधी उन्हें देखने में। और जो कुछ थोड़े बहुत यूथ चाहती है कुछ नया क्रिएट करना, जो एक्चुअल में कुछ आगे बढ़ना चाहती है, स्किल्स डेवलप करना चाहती है, उसे इंडिया का बकवास पॉलिटिक्स आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। इसलिए गाइस, कंपटीशन बहुत टफ है और एटलीस्ट अभी तो हमें इन सारी फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के बजाय न्यू क्रिएटिविटीज़ पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसी ही रियल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। इंडिया में और क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाने से पहले प्लीज़ गाइस, वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए यार। तो चलो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।